क्लास 8 की एसएसटी की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसी किताब में एक चैप्टर ऐड किया गया रोल ऑफ जुडिशरी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें कही गई हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी न्यायपालिका के बारे में। इन जनरल हमारे पूरे भारत में जो न्यायपालिका का सिस्टम है उसके बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी दिया गया, जिससे हम एग्री करते हैं नहीं करते वो तो चलिए बात की बात आती है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है हमारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जो आपके 19 क्लॉज 1A में कवर्ड है। अब इसी चीज के चलते सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा बवाल भी खड़ा हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पिटिशन फाइल हुई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से अपनी सोच समझ के सारे मैटर्स को, सारे मामलों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, अपने आप से इस मैटर को कॉग्निजेंस पे लिया और इस केस की फिर सुनवाई हमारी शुरू हुई। यहाँ पर जो मेन मुद्दा शुरू हुआ था, क्लास 8 की जो सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे एक करप्शन इन जुडिशरी के बारे में दिया गया था। अब चलिए हम इससे बात से एग्री करते हैं नहीं करते वो तो चलिए बात की बात है, बट ये जो पूरा डिसीजन है ये आपका 3 जज बेंच का डिसीजन है। कौन कौन है यहाँ पे? ऑनरेबल जस्टिस जॉयमाला बागची, ऑनरेबल जस्टिस हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विपुल पंचोली। तो जब ये मैटर सुना जा रहा था कोर्ट में, तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीजेआई ने ये पॉइंट उठाया कि क्या जुडिशरी में सच में करप्शन होता है, या फिर क्या हमारे पेंडेंसी की केसेस इतनी ज़्यादा है, क्या बच्चों को इन कोर मुद्दों के बारे में पता भी होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में ये एक रेखा क्या है, कहाँ पे हम उस रेखा को क्रॉस कर जाते हैं और हम जुडिशरी का अपमान करते हैं। आई एम श्योर ऐसी किसी की भी कोई इंटेंशन नहीं रही होगी कि जुडिशरी का किसी भी तरह से अपमान हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी न्यायपालिका है। जितने भी हमारे मैटर्स हैं, हमें जस्टिस चाहिए होता है, हम अपनी न्यायपालिका को ही अप्रोच करते हैं कि वहाँ से हमें जस्टिस मिल सके। बट क्या यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पता नहीं होना चाहिए कि कुछ भी अगर प्रोसीजरल कमियाँ आ रही हैं हमारे कोर्ट्स में, या फिर फॉर दैट मैटर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। अब तो ऐसे कल को अगर कोई पुलिस करप्शन के बारे में कोई किताब लिख दे, या फिर कोई छोटा सा सेक्शन, कोई छोटा सा चैप्टर ही अगर मेंशन कर दे, तो क्या वो ये हो जाएगा कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तौहीन कर रहे हैं, हम उनके बारे में कुछ खराब बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। हमें अपने सिस्टम को इम्प्रूव भी करना चाहिए, और हमें जो क्रिटिसिज्म है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो विवाद की जड़ आखिर बना क्या? विवाद की जड़ बना चैप्टर में जो 2 आपके पोर्शंस मेंशन थे। सबसे पहला तो ये दिया गया चैप्टर में कि जुडिशरी में करप्शन होता है, और दूसरी बात यहाँ पे ये दी गई कि हमारे जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग है। तो इन सब चीज़ों के चलते हमारे सीजीआई को ये वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और उन्होंने बोला कि आप जुडिशरी के बारे में बहुत खराब चीज़ें बोल रहे हैं। अगर हम रियलिटी में डेटा के बारे में यहाँ पर बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे 81,000 मैटर्स जो है वो पेंडिंग है। अगर हम हाई कोर्ट में बात करें तो 62.40 लाख मैटर्स अभी पेंडिंग है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.7 करोड़ मैटर्स पेंडिंग है। और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है कि तारीख पे तारीख आप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और लोगों को किसी भी तरीके का यहाँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते जब ये मैटर आगे कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि न्यायपालिका जो है वो अपना काम कर रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, यहाँ पे जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट को ले लो आप, हमारे लोअर कोर्ट्स को ले लो, वो सभी काम कर रहे हैं और काम हो भी रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि केसेस का इनफ्लो जितना है, हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट उतना नहीं है। हमारे कोर्ट्स में उतने जजेस अभी प्रेजेंट नहीं है कि वो इतने सारे इनफ्लो को टैकल कर पाए। अब इसमें जजेस की कोई गलती नहीं है, ना ही इसमें उन इनोसेंट लोगों की गलती जिनके साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो अपना इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाएंगे। इसमें प्रॉब्लम आ जाती है मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेन जो हमारे पूरा जुडिशरी का अपॉइंटमेंट होता है, और जो अदरवाइज चीज़ होती हैं जिनके ऊपर जजेस का कुछ लेना देना नहीं है, जिनमें उन लोगों का जो विक्टिम है या फिर जो एक्यूज है फॉर दैट मैटर, उनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारे देश में रिक्रूटमेंट साइकिल इतनी ही फ्रीक्वेंट होती रहे, तो हमारे देश में जजेस भी उतने ज़्यादा होंगे। अगर हमारे देश में कोर्ट्स ही इतने ज़्यादा बने हों, तो हमारे देश में पेंडेंसी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे देश में रिक्रूटमेंट्स की जो हमें यहाँ पे कमी देखने को मिलती है, रिक्रूटमेंट्स काफ़ी फ्रीक्वेंट होने चाहिए, जिससे कि पेंडेंसी अपने आप से डाउन हो जाएगी। इसमें ये नहीं कि जजेस कोई केसेस को नहीं देखना किसी केस को देखना नहीं चाहते, या फिर किसी केस को ओवरलुक नहीं करना चाहते। जजेस दिन रात काम करते हैं, कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाद भी काम करते हैं। अगर आप लोग अपनी फैमिली में या फिर अपने आसपास जानते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जजेस जो हैं वो अपने घर पर भी फाइलें इतनी मोटी मोटी उठाकर लेके जाते हैं और उनको स्टडी करते हैं अच्छे से, कि कल को उनको वो चीज़ केस में कोर्ट में जाकर उनको उसी चीज़ के ऊपर सुनवाई करनी है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो न्यायपालिका और भ्रष्टाचार, इससे जो रिलेट किया जाता है, तो किताब की गलती है निकल के आ रही है यहाँ पे, और इसका असर क्या है? मतलब अगर आप ऐसी चीज़ों को अपनी बुक्स में छापेंगे कि न्यायपालिका में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसका असर बच्चों के ऊपर क्या निकल कर आएगा? बच्चों को ये लगेगा कि हमें तो आगे जुडिशरी में जाना ही नहीं चाहिए, न्यायपालिका से उनका विश्वास उठेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सिटीजन्स ऑफ इंडिया तो वो बच्चे हैं ही ना। तो इसके पीछे रियलिटी क्या है?
आप लोगों को पता है कि अभी 3 ईयर प्रैक्टिस रूल भी आया था हमारा जुडिशरी में, अभी भी चल रहा है वो, जिससे कि अगर किसी भी पर्सन को इंडिया में एज अ लोअर जुडिशरी में अपना जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो उनको पहले लॉ करने के बाद 3 साल की उनको कोर्ट में जाके वकालत करनी पड़ेगी। अब जहाँ पे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएट होने के बाद आप आईएएस का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और क्लियर भी कर लेते लोग। 22-23 साल की उम्र में लोग आईएएस पीसीएस जैसी पोस्ट, प्रेस्टिजियस पोस्ट को हासिल कर लेते हैं। वहाँ पे अगर जुडिशरी में एंटर करना है तो 3 ईयर का वहाँ पे प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसके साथ साथ लॉ की डिग्री कोई कम साल की नहीं होती, या तो 3 साल लगता है या 6 साल लगता है आपको लॉ कंप्लीट करने में। तो इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए तो ज़रूर झेलना पड़ रहा है। तो साथ ही में अगर हम करप्शन की भी बात करेंगे अब, तो छात्रों के मन में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी पैदा होगी। बट इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जो एग्जिस्टिंग हमारे जो जजेस रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट, जैसे कि आप यहाँ पे एक जज का भी नेम यहाँ पर देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी रही है और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगाए गए हैं, जिसके ऊपर प्रॉपर कोर्ट में सुनवाई भी चली है। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ जजेस की मेंशन है और ईयर वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया 1993 से लेके 2018 तक, और डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे आपके चार्जेस को लगाया गया है। कहीं पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो कहीं पर पॉलिटिकली अलाइड होने का आरोप है, कहीं पर पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा पैसे लेने का, और इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाया गया है। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके पीछे आखिर सच्चाई क्या है, और हमें अपनी ओपिनियन भी उसी तरीके से फॉर्म करनी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जुडिशरी में ये बोलेंगे कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, जुडिशरी में भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए हम एक सही प्लेटफॉर्म पर भी नहीं है, हम सही से उसका आंसर भी नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो कहाँ पर है। अगर हम क्रिटिसाइज़ करना, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करना, डेटा के ऊपर बात करना, अगर हम यही चीज़ को छोड़ देंगे, हम इसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो हमारा जो मूल अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो कहाँ पर प्रोटेक्टेड होगा। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रेस करे हैं कि विवाद का जो विषय है वो जजों का रिटायरमेंट के बाद राजनीति या सरकारी पदों पर जाना, ये है विवाद का इशू। चर्चा का उदाहरण अगर हम यहाँ पर लें तो जस्टिस BR गवई और अन्य जो हमारे पूर्व जज रहे हैं वो राज्यसभा के दलों में गए हैं, उन्होंने पॉलिटिकली वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम में देखने को मिलती है कि जुडिशरी अगर थोड़ा सा भी जजेस के ऊपर, एक तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि उनको जुडिशरी को भी अपहेल्ड करके लेकर चले, मॉरल प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है, सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो वो जब अपनी पावर में होते हैं, जब वो एज जज सर्व कर रहे होते हैं, तो वो पॉलिटिकली अलाइड नहीं हो सकते। बट उसके बाद भी तो उनकी ज़िंदगी होती है ना, उसके बाद वो क्या करें। तो अगर उनके पॉलिटिकल कुछ अलायंसेस बनते भी हैं ना, तो भी जजेस को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। मेरा पर्सनली कहना है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे कुछ एक और भी एग्जाम्पल देखें, मेरा पर्सनल यहाँ पर ये कहना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके बीच में फ़र्क क्या है और इस पूरी प्रॉब्लम को सुधारा कैसे जा सकता था। सुधारा जा सकता था अगर हम जुडिशरी में रिक्रूटमेंट ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस भी डाउन जाएगी और करप्शन भी अपने आप से डाउन जाएगा, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं और जो अक्यूज हैं उनके पास में बहुत सारे विकल्प होंगे कि वो जाकर अपनी बात को सामने रख सकते हैं न्यायपालिका के सामने। तो जितने ज़्यादा हम रिक्रूटमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सिद्ध भी नहीं हुए हैं, ये अपने आप से ही खत्म होने लग जाएंगे। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते? इसका मतलब ये आता है क्या कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल ही नहीं उठा सकते हैं? लक्ष्मण रेखा क्या है? आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके पीछे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कोई पहली बात नहीं है। पहले से इसके इन दोनों मुद्दों के ऊपर, इन दोनों डिपार्टमेंट्स ऑफ हमारे इंपॉर्टेंट गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के आपस की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी चलती रही है। कभी जुडिशरी अपने केसेस के थ्रू बोलते हैं कि हम सुप्रीम है, आपके फंडामेंटल राइट सुप्रीम, कभी पार्लियामेंट जुडिशरी की पावर के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्टेनमेंट लगाता है। पर अगर हम अभी के मुद्दे की बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में हायर ऑफिशियल्स हैं, जो आपके डायरेक्टर्स हो गए, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस भेजा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो बुक्स का सर्कुलेशन हो रहा था, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंटिंग जो भी हो रही थी, उन सबको स्टॉप करवा दिया गया है, उन सबके ऊपर कंप्लीटली बैन लगवा दिया गया है। और आगे से कोई भी इसका रीप्रिंट इशू नहीं आएगा, और जो भी इशू मार्केट में पहुंचा है उसको वापस से रिट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। साथ ही में यहाँ पर जिन भी लोगों ने यहाँ पर उस बुक के इन कंट्रोवर्शियल मटेरियल्स को प्रिंट करने में, उनको पास होने में, जैसे पहले लिखा जाता है तो उसके बाद में वो पास होता है सामने, आगे चल के काफ़ी लोग उसको पढ़ते हैं, उसको बताते हैं कि अच्छा ठीक है, फिट है ये मटेरियल, इसको आगे हम पास कर देते हैं, ये बुक में प्रिंट में होने के लिए जाएगा, ये इशू प्रिंट होने के लिए जाएगा। ये सारे के सारे लोग जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इतना गंभीर मुद्दा
आगे बढ़ा दिया, उन सभी लोगों को समन भेजा गया है और इसकी जो अगली सुनवाई है, वो मामले की जो अगली सुनवाई है वो 4 हफ्तों बाद आपको सुनने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आप सब भी बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का क्या कहना है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते जुडिशरी को, और इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में। आप जो भी लिखेंगे मुझे वो सब कुछ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। आपकी राय मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ पे क्रिटिसिज्म खत्म होता है और कहाँ पे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुरू होता है, और क्या आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा वैकेंसी निकालनी चाहिए जुडिशरी एग्जामिनेशंस की, और ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स करने चाहिए। सारी चीज़ें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी कि इशिता के साथ, ओनली ऑन फैक्ट्स विद इशिता।